नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके अदम एतमाद में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैसला कुन मुलाकात की कहानी क्या है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप ने क्या अहम तरीन फैसला किया है और अब किस किस्म की दिलचस्प नंबर गेम बनी है। परवेज़ इलाही के बाद 8 बागी अरकान की वापसी का मामला क्या है और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या बरवक्त एक्शन करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बरवक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीके अदम एतमाद में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है और 8 बागी अरकान की वापसी का मामला क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर तहरीके अदम एतमाद में आने वाले एक ट्विस्ट के बाद आई और इस एक खबर से तहरीके अदम एतमाद का पूरा रुख ही बदल कर रह गया है। अब इस खबर में 2 बड़े और नए इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए इंकशाफात और इन नए हकायक की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर एक इंतहाई अहम मुलाकात के मुतल्लिक है और ये एक ऐसी मीटिंग है जिसे पूरी बाजी उल्टाने वाली मीटिंग कहा जा रहा है और इसी एक मुलाकात से तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जो मामलात थे वो मामलात रिवर्स होना शुरू हो गए। ये मुलाकात कहाँ हुई, इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था और इसी मुलाकात में क्या 2 बड़े फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको पंजाब असेंबली की नंबर गेम में जो ताज़ा तरीन ट्विस्ट आया है उससे भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि पंजाब असेंबली में जोड़ तोड़ के बाद और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम तरीन ग्रुप की एंट्री के बाद जो नंबर गेम है उसने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। जिस तरह कौमी असेंबली 342 अरकान का ऐवान है और यहाँ अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 172 अरकान पूरे करने होते हैं, यानी प्राइमरीली ये जिम्मेदारी ऑपोजिशन की होती है कि वो तहरीके अदम एतमाद लेकर आई है तो 172 अरकान भी उसको पूरे करने हैं, हुकूमत को पूरे नहीं करने। इसी तरह तहरीके इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद करने के बाद पंजाब असेंबली की नंबर गेम में एक ड्रामाई तब्दीली आई है और इस तब्दीली के असरात अब कौमी असेंबली की जो नंबर गेम है उस पर भी नज़र आ रहे हैं। पहले आपको पंजाब असेंबली में जो ताज़ा तरीन जोड़ तोड़ हुआ है, जो नई नंबर गेम सामने आई है, उससे आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि पंजाब असेंबली इस वक्त 371 मेंबर्स का यानी 371 अरकान का ऐवान है और यहाँ तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए 186 अरकान की ज़रूरत होती है और इसी तरह किसी को वज़ीर आला बनाने के लिए भी ये जो मैजिक फिगर है 186 का, इसको हासिल करना ज़रूरी समझा जाता है। अब इस पूरी सिचुएशन में पंजाब असेंबली में जो पीटीआई के पास अपना फिगर है वो 186 है, यानी 186 अरकान ऐसे हैं जो तहरीके इंसाफ के अपने हैं और इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई के अपने अरकान आगे पीछे ना हो तो सिर्फ पीटीआई के अरकान के ज़रिए ही चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाया जा सकता है। लेकिन पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान हैं उनकी तादाद भी 10 है। इस तरह ये जो पीटीआई का और काफ लीग का इत्तेहाद है इसका कुल फिगर बनता है 196 यानी 196। अब पंजाब असेंबली में नून लीग के अरकान की तादाद की बात की जाए तो उनके कम से कम 5 अरकान ऐसे थे जो पहले ही मुनहरिफ हो चुके थे और नून लीग के कुल अरकान की तादाद पंजाब असेंबली में
165 थी, 165 थी, लेकिन इसे 160 ही समझा जाना चाहिए क्योंकि 5 अरकान ऐसे हैं जो इससे पहले पार्टी से बगावत कर चुके थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 है, जबकि राह हक पार्टी का 1 रुकन है और आज़ाद अरकान की तादाद भी 5 है। इस तरह अपोजिशन के अरकान की कुल तादाद मिलाई जाए तो ये फिगर 175 बनता है, यानी 175 तक बनता है। एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद का फिगर 196 और अपोजिशन का जो फिगर है वो 175 से 176 तक। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है, और ये जो ट्विस्ट है ये है जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतल्लिक, जो कौमी असेंबली की नंबर गेम पर भी अब असर अंदाज हो सकता है। अब जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान असेंबली हैं वो दरअसल तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही जीते थे, या आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। अब यहाँ बहुत अहम खबर यह है कि तरीन ग्रुप का जो मरकज़ी मुतालबा था, जो उनका सबसे कलीदी और अहम तरीन मुतालबा था, वो ये था कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाया जाए, और उनका ये मुतालबा पूरा होने के बाद अब तरीन ग्रुप की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये ऐलान कोई निजी महफिल से नहीं किया गया, कोई ज़राए से खबर लीक नहीं की गई, बल्कि कैमरों के सामने किया गया है। और इस ऐलान में कहा गया है कि चूंकि हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया है, उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, तो हम समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की वज़ारत आला के लिए एक मुनासिब उम्मीदवार हैं। और ओन चौधरी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बहुत फाल रुकन हैं, उन्होंने खुद चौधरी परवेज़ इलाही को कॉल करके मुबारकबाद भी दी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और भी है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पंजाब असेंबली में नून लीग के जो 5 मुनहरिफ अरकान थे, यानी वो अरकान जो इससे पहले उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके थे और ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने शो काज नोटिस जारी करके उनको पार्टी से निकाल दिया था, अब इन 5 अरकान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और अगेन ये ऐलान कोई ज़राए से लीक नहीं किया गया, किसी निजी महफिल से नहीं आया, बल्कि ये ऐलान टीवी कैमरों के सामने किया गया है। और इन 5 मुनहरिफ अरकान ने कहा है कि वो पंजाब असेंबली में वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले की हमायत करेंगे और तहरीक इंसाफ के फैसले के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के हक में वोट देंगे। ये ऐलान अब बाज़ाब्ता कर दिया गया है। बहरहाल अब वापस आते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैसला कुन मुलाकात के मामले पर, और मुख्तसरन आपको एक अहम तरीन टेलीफोन कॉल की कहानी भी सुनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टेलीफोन कॉल है जिससे तहरीक अदम एतमाद में एक ड्रामाई मोड़ आ गया है। और इसी फ़ोन कॉल से तहरीक अदम एतमाद से जुड़े जो मामलात हैं वो एक ख़ास सिमत में मुड़ गए हैं। ये फ़ोन कॉल इस्लामाबाद से लंदन की गई, और इस कॉल के दौरान एक बहुत हसास मामले पर और एक अहम तरीन मामले पर झड़प भी हुई। ये फ़ोन कॉल मियां नवाज शरीफ को की गई थी, और उनसे कहा यह गया कि आपका जो एक फ़ैसला था, आपकी जो एक ज़िद थी, इसने तहरीक अदम एतमाद का पूरा जो मामला था और तहरीक अदम एतमाद की पूरी फ़िज़ा और पूरी गेम ख़राब कर दी है। आपको जो पैगाम हमने पहुंचाया था, आपने उस पर अमल नहीं किया, और आपने हमसे एक वादा भी किया था, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आप अपने उस वादे से मुकर गए, और अब इस वादे से मुकरने की कीमत भी अदा करना पड़ेगी। अब ये जो कॉल थी, ये इस्लामाबाद से आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को की, और उन्हें कहा कि मैंने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के बदले तहरीक अदम एतमाद की हमायत पर रजामंद कर लिया था। आपने भी गो हेड दिया था, और शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि आप भी राज़ी हैं, शहबाज शरीफ भी राज़ी हैं कि ठीक है अपोजिशन चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएगी, लेकिन बाद में आप आखिरी वक्त तक टाल मटोल करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि परवेज़ इलाही अपोजिशन के कैंप में जाने के बजाय हुकूमत के कैंप में चले गए। और आसिफ अली जरदारी ने फिर एक चुभता हुआ सवाल ये भी किया
کہ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا پہلے والا وعدہ توڑ دیا تو ہم سے یعنی جو پیپلز پارٹی سے آپ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے آپ کیسے پورا کریں گے؟ یہ اندرونی کہانی اب اس کال کے متعلق سامنے آئی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیصلہ کن ملاقات پر، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 8 ارکان کی واپسی کے متعلق جو خبر آئی ہے، جو اطلاع آئی ہے، وہ اطلاع کیا ہے اور اس کی اندرونی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ ایک اعلیٰ ترین اور حساس نوعیت کے اجلاس سے جڑی ہے۔ اسی اجلاس سے یہ خبر باہر آئی ہے۔ بہت ہائی پروفائل میٹنگ تھی، بہت اہم نوعیت کا اجلاس تھا، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس اجلاس کا۔ پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس کو خود چیئر کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس کی خود صدارت کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر اور چند دیگر جو پرائم منسٹر عمران خان کے قریبی وزراء ہیں وہ شریک تھے، اور اسی اجلاس میں یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جانا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کرنے سے حکومت کو قومی اسمبلی کی نمبر گیم میں کیا فائدہ ہوگا، اور پھر جو باغی ارکان سے تازہ ترین رابطے کیے گئے اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اب یہ 2-2.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، اور اس اجلاس کے بعد فروخ حبیب جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 8 باغی ارکان اس وقت حکومت سے رابطے میں ہیں، یہ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑا سرپرائز اپوزیشن کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر آئی ہے سپریم کورٹ سے، جہاں صدارتی ریفرنس کی فیصلہ کن سماعت ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ سے اب 3 ایسے تہلکہ خیز ریمارکس سامنے آئے ہیں جو اس فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ان تینوں ریمارکس سے یہ اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر کس قسم کا فیصلہ دے سکتی ہے، یعنی لارجر بینچ جو 5 جج صاحبان پر مشتمل ہے اس کا فیصلہ کیا صدارتی ریفرنس کے حق میں، حکومت کے حق میں آئے گا، یا پھر یہ فیصلہ اس قسم کا آئے گا کہ جس سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ اب ایک تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو 3 ریمارکس تھے اس میں جسٹس منیب اختر کا کہنا یہ تھا کہ جھوٹا بیان حلفی دینے پر تاحیات نااہلی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ تھے جسٹس منیب اختر کے کہ جھوٹا بیان حلفی دینے پر تاحیات نااہلی ہوتی ہے، اور آرٹیکل 63A کے تحت حکومت نے جو تشریح مانگی ہے سپریم کورٹ سے صدارتی ریفرنس میں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان پر تاحیات نااہلی والی شک کا اطلاق کیا جائے تاکہ ایک ڈھال بنے اور وہ پارٹی ہیڈ کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ نہ ڈالیں۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا یہ تھا کہ پارٹی سے انحراف اصل میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ پارٹی سے انحراف جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اور اس انحراف کے سنگین نتائج ہیں۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا۔ اب اسی سماعت کے اندر جج صاحبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومتیں گرتی رہیں، یعنی جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کے ارکان کو 24 کروڑ روپے دے کر خریدا گیا ہے، اگر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ نہ روکا گیا اور اسی طرح منحرف ارکان پارٹیاں بدلتے رہے تو پھر پارلیمنٹ کا جو پورا نظام ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا۔ بہت اہم نوعیت کے ریمارکس تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کم سے کم اس نقطے پر متفق ہیں کہ اس وقت ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ترین ملاقات کے معاملے پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے اسے ایک گیم چینجر میٹنگ ایک بڑی خاص وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو میٹنگ تھی اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم تھی، بہت کلیدی ٹائمنگ تھی، اور اس سے تحریک عدم اعتماد کا پورا معاملہ جو ہے اس کا رخ تبدیل ہو کر رہ سکتا ہے۔ اب یہ میٹنگ آرمی ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ سے بالکل مختلف تھی، یعنی آرمی ہاؤس میں بھی ایک بہت ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی
اور जिस किस्म के पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, उस हालात में उस मीटिंग का एजेंडा भी तहरीक अदम एतमाद और इस वक्त जो एक पेचीदा सूरत हाल बनी हुई है उसी से रिलेटेड था, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। उसके बाद बनी गाला में एक बहुत ही अहम नोयत की मुलाकात हुई। 3 बड़ों की ये मुलाकात थी, और जब 3 बड़ों की मुलाकात कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस मुलाकात में मौजूद थे, DGISI जनरल नदीम अंजुम भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इसी मुलाकात में मौजूद थे। और यहाँ एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि कुछ हल्के ये दावा कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बनी गाला में कोई मुलाकात की है, लेकिन ये जो खबर कुछ लोग फैला रहे हैं ये झूठी खबर है। असल में बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है जनरल बाजवा की, इसमें अब तहरीक अदम एतमाद का मामला हल करने के लिए एक नया और तहलका खेज किस्म का फार्मूला डिस्कस हुआ, और इसके 4-5 ऐसे नुकात थे जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। इससे पहले एक फार्मूला ये आया था कि अगले साल मार्च-अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। इस पर अपोजिशन राज़ी नहीं थी। अपोजिशन ये कह रही थी कि हम इतना वेट नहीं करेंगे और इसके बदले में तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे। उसके बाद एक फार्मूला आया कि अक्टूबर में दिस ईयर यानी 2022 अक्टूबर में ये इलेक्शन करवा दिए जाएं, लेकिन आखिरी वक्त में इस फार्मूले के ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। लेकिन अब एक नया फार्मूला टेबल पर रखा गया है। ये फार्मूला क्या है वो भी आपको बताते हैं, और इस फार्मूले पर तहरीक इंसाफ के अंदर से क्या मौक़िफ़ सामने आया है उससे भी आपको आगाह करते हैं। अब तहरीक इंसाफ के अंदर मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त किसी भी सूरत अपोजिशन को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए, चाहे 3 महीने ही क्यों ना हो। 3 महीने के लिए भी अगर अपोजिशन इक़्तिदार में आ गई, यानी हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए अगर हुकूमत गिर गई और अपोजिशन इक़्तिदार में आ गई, तो सबसे पहले समंदर पार पाकिस्तानियों का जो वोट का हक़ है उसको ख़त्म किया जाएगा, उस तरमीम को, उस कानून साजी को ख़त्म किया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोट्स हैं उनकी बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ को ही पड़ेगी, और 40 हलकों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी समंदर पार पाकिस्तानी उनके वोट असरअंदाज हो सकते हैं और तहरीक इंसाफ को एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा, ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवाने के लिए जो एक आप कह सकते हैं कानून साजी की गई थी, इसको भी रिवर्स कर दिया जाएगा। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन समेत जो 4 आपके इंतज़ामी दीगर इदारे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन तो एक आइनी इदारा है, लेकिन जो दीगर इंतज़ामी इदारे हैं जो इलेक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उनके ऊपर भी अपना पूरा असर व रसूख इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब एक तरफ ये डिस्कशन तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही है, दूसरी जानिब एक नया फार्मूला रखा गया है तहरीक इंसाफ के सामने भी और अपोजिशन के सामने भी कि इस फार्मूले पर अगर इत्तफाक राय कर लिया जाए तो फिर तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन वापस ले ले और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक ऐलान कर दें इलेक्शन के हवाले से। लेकिन ये इलेक्शन कब हो, इस हवाले से एक आप कह सकते हैं कि जो फार्मूला सामने लाया गया है वो बहुत अहम है, क्योंकि अब फार्मूला ये सामने लाया गया है कि मुल्क में जो अगला बजट है, यानी जून का बजट जो है अमूमन जून में आता है या जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में, जुलाई तक इस बजट को ना लेके जाया जाए, जून में यह बजट आए और उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हो जाएं। असल में तहरीक इंसाफ को ये सूट भी करता है, उनके साथ मोमेंटम भी है, इस तरह से अपोजिशन इक़्तिदार में भी नहीं आएगी और उसकी इंतखाबी इस्लाहात भी रिवर्स नहीं कर सकेगी तहरीक इंसाफ की। और इस वक्त नून लीग को भी ये फार्मूला सूट करता है, क्योंकि नून लीग भी ये चाह रही है कि अर्ली इलेक्शन हो। अगरचे पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें और उनको 1.25 साल सिंध असेंबली का और मिल जाए, लेकिन इस फार्मूले पर अब ज़राए कह रहे हैं कि कम से कम मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जो हैं इस पर एक इत्तफाक राय पैदा कर सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी इस फार्मूले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।